डीएनए की बात करें तो डीएनए किससे मिलकर बना था? थोड़ा सा और देखो हम लोग देखें जेनेटिक मटेरियल दो टाइप का होता है, ठीक है? कौन कौन सा थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेगा तो रिवाइज करते हैं। जेनेटिक मटेरियल दो टाइप का होता है। आरएनए जो सिर्फ वायरसेस में होता है, लिविंग में नहीं पाया जाता है, और डीएनए सारे लिविंग में पाया जाता है, ठीक है? ये सिर्फ वायरस में पाया जाता है, वो भी सम वायरस, सारे वायरस नहीं, सम वायरस। तो यहाँ पे ऑल ये अब हम देखते हैं जैसे जनरली आरएनए का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ठीक? और डीएनए का स्ट्रक्चर डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। फिर हमने देखा था कि ये आरएनए ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। किससे बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। आरएनए जो है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है? ये तो पढ़ा था, ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, मैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोला, इसका मतलब तो सब लोग समझ रहे हैं ना? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब क्या हुआ? हिंदी में भी इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही बोलेंगे। मतलब पॉली का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अगर अरेंज है एक लाइन से, उनको क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ आगे बोल। तो यहाँ पे देख रहे हैं आरएनए के में, ये आरएनए में यहाँ पे कितने सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड होंगे यहाँ पे ऐसे। अरे सर तो टेस्ट इसमें भी 4.5 ऐसे न्यूक्लियोटाइड होंगे। न्यूक्लियोटाइड की एक चेन है कंप्लीट, तो हम लोग बोलेंगे कि वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसमें दो चेन है तो इसलिए इसको बोलेंगे टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। फिर हमने पढ़ा था कल इसके आगे हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है, हमने देखा कि डीएनए ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। फिर अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड किससे किससे मिलकर बना था? जल्दी जल्दी बोलना। नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट और क्या? शुगर। ठीक। नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप का था? कौन कौन सा? जल्दी एक लड़का भी बोलो और लोग बोलो। नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप का था? दो टाइप का, फ्यूरिन और पायरिमिडिन। ठीक। इसमें फ्यूरिन में कौन कौन आता है? ए और जी। और पायरिमिडिन में कौन कौन आता है? टीसी। ठीक। फिर हमने देखा था शुगर, ये कितने टाइप का होता है? कौन कौन सा? कुछ भी हम शुगर नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड शुगर से बना है, वो कितने टाइप का होता है? दो। कौन कौन सा? राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लीजिए। इसके अलावा एक चीज और, अगर हम लोग नाइट्रोजनस बेस और शुगर को जोड़ेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक। इसी शुगर से अगर इस शुगर में हम फॉस्फेट जोड़ते हैं तो ये कौन सा बॉन्ड बनता है? ये सब आता है कौन सा बनाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड।
इतना तो ये चीज़ें आगे, इतना तो कल जो भी पढ़े थे याद रिकैप हो गया। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि किस तरह से डीएनए की पैकेजिंग होती है, मतलब कि सिंपली हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं। तो सबसे पहले अब हमने डीएनए देखा, डीएनए कैसे बना है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन है। नॉर्मल डीएनए ऐसे होगा, ठीक है। ये डीएनए जो होगा इसका अगर हम लोग साइज देखें तो ये 2 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 2 नैनोमीटर होता है नॉर्मल। ध्यान देना इसको। आगे इसको थोड़ा सा और हम लोग कंडेंस करते हैं, मतलब क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। ठीक है, तो इसको इस स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे? ये न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम है। ये कौन सी, ये क्या है? रिवाइज नहीं किए हैं सर। लिंकर डीएनए। ठीक, और अगर इसका हम लोग देखेंगे वो तो फिर जाएगी इसकी 30 नैनोमीटर। पहले 2 नैनोमीटर था, ठीक है। अब इसको और किए तो ये विड्थ देख रहे हैं, लंबाई कम करते जा रहे हैं। जब लंबाई कम करेंगे तो विड्थ बढ़ेगी ना। लंबाई ये लंबा है, ये इसको लंबाई बोलते हैं और इसको विड्थ बोलते हैं। तो जैसे जैसे इसको और छोटा करते जाएंगे दबाते जाएंगे वैसे विड्थ बढ़ेगी ना, हल्की बढ़ेगी। सबसे पहले नॉर्मल 2 नैनोमीटर था, थोड़ा सा हमने इसको लपेटा। किस पे लपेटा हमने? ये क्या चाहिए, ये क्या, ये मतलब ये जिस पे लपेट रहे हैं वो क्या है? प्रोटीन। हाँ, कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन में कैसा फॉर्म, किस फॉर्म में हिस्टोन प्रोटीन? सर सॉलिड नहीं है, ऑक्टा में क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। अष्टक वाले में सर, अष्टक ऑक्टामर या हिस्टोन अष्टक। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अष्टक, हिस्टोन ऑक्टामर या फिर अष्टक बोलते हैं। स्ट्रक्चर हां, ये स्ट्रक्चर मैं बोल रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर इसमें तुम्हारा ये प्रोटीन, क्या प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं होगा? हर चीज़ का स्ट्रक्चर होता है अपना, एक पर्टिकुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब फिर इसको और कंडेंस करें, इसको थोड़ा सा और कंडेंस करेंगे। तो अब देखो हमने यहाँ तक देख लिया था कल, जी सर। इसको और थोड़ा सा कंडेंस अगर हम लोग करते हैं, इसको थोड़ा और कंडेंस करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये ऑक्टामर है, इसमें डीएनए है, ठीक, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसका अगर हम देखेंगे ये पर 2 नहीं 10 नैनोमीटर, ये 30 नैनोमीटर, ठीक है। इसको 30 नैनोमीटर कहेंगे। इस तरह और लपेट दिए, फिर थोड़ा और ये इस तरह इस फॉर्म में आएगा। इस चीज की फोटो बनाया, यही चीज है। ये वाला जो पोर्शन है, ये आगे वाला पोर्शन है, पूरा ऐसे आ जाएगा। इसके बाद ये और थोड़ा कंडेंस हुआ तो तुम्हारा क्या बनाएगा? इस एक क्रोमोसोम का होगा 700 नैनोमीटर। तो दो मतलब एक क्रोमैटिड होगा और दोनों पूरा क्रोमोसोम मिला के कितना हो जाएगा? 14। इस तरह से तुम्हारा डीएनए की पैकेजिंग होती है। कुछ इसमें कल आधी चीज़ें बता दी थी, उसमें नया कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा बेसिक से देख लो। कोई इसमें डाउट हो कहीं पर तो सोचो किस तरह से डीएनए पैकेज हो रहा है। यहाँ पे 2 नैनोमीटर में डीएनए जिसकी विड्थ थी, लंबाई बहुत बड़ी थी। लंबाई छोटी कर रहे हैं, विड्थ बढ़ती जाएगी, चौड़ाई बढ़ती जाएगी, लंबाई छोटी करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्म में इसका डीएनए था, डीएनए को हमने स्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेट दिया। फिर लपेटने के बाद थोड़ा छोटा हुआ, फिर इस स्टोन प्रोटीन को फिर से हमने इस फॉर्म में बना लिया।
ठीक, इस फॉर्म में जब बना लिया ऐसे गोल गोल ऐसे, अब ये ऐसे लगातार ऐसे यहाँ लाइन होगी, देखो ये इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह पूरा ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन इस तरह बन गया। फिर इसको और कंडेंस फॉर्म में किया तो ये इस फॉर्म में बन गया, क्रोमोसोम के फॉर्म में। ठीक, तो अब ये देखेंगे, इसको तो हम लोग बोलेंगे डीएनए नॉर्मल, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डीएनए बोलेंगे। यहां से यहां तक के पोर्शन को हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। और इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलेंगे। तो मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म कौन सा हो गया? क्रोमोसोम हो गया, सबसे अधिक कंडेंसेशन, और सबसे लूज फॉर्म नॉर्मल डीएनए हो गया। इसी डीएनए को धीरे धीरे जैसे जैसे कंडेंस करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसके फॉर्म में चेंज आ रहा है। तो सबसे अधिक कंडेंस फॉर्म क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम हो जाएगा। और इससे मिलता है हमारे किस फेज में? मेटाफेज में दिखता है, याद रखना। किसमें दिखता है? मेटाफेज में दिखता है। ठीक, बाकी चीजें अब देखो एक और डायग्राम के थ्रू हम बता सकते हैं। ये एम फेज हो गया, एस फेज हो गया, G1 हो गया और G2 हो गया। ठीक, ये याद है सेल साइकिल वाला? सेल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। एम फेज में तुम्हारा ये दिखेगा, तुम्हारा क्रोमोसोम वाला। एम फेज किसमें? मेटाफेज। क्रोमोसोम एम फेज में भी स्पेसिफिकली मेटाफेज में स्थित दिखेगा। एस फेज में हमारा क्रोमैटिन दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता था? क्या होता था यहाँ पे? एस फेज में क्या होता था? रेप्लिकेशन होता था। तो रेप्लिकेशन, अब डीएनए बंद इतना पैक डीएनए रहेगा तो कैसे रेप्लिकेशन होगा? तो थोड़ा ओपन रहता है, डीएनए खुला हुआ रहता है, तो उसी टाइप में रेप्लिकेशन होता है। तो एस फेज में किस फॉर्म में रहेगा? क्रोमैटिन के फॉर्म में रहेगा। G2 और G1 में भी ये क्रोमैटिन के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि यहीं पे क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, याद है ना? G1 और G2 में प्रोटीन की सिंथेसिस, तो इस फॉर्म में भी ये क्रोमैटिन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर इससे पूछ देता है कि एम मतलब किस फेज में क्रोमोसोम फॉर्म में रहेगा, किस फेज में क्रोमैटिन के फॉर्म में रहेगा, तो इतना क्लियरली तुम लोग बता ले जाओगे ना। ठीक, एक अगला नेक्स्ट स्टेप एक ये है कि ये देखो ऐसे हमने देख लिया ये डीएनए की कंडीशनिंग क्या है। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो डीएनए जनरली डीएनए अगर कंप्लीट क्रोमैटिन को देखें, इस वाले क्रोमैटिन को देखें, तो क्रोमैटिन दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग हेटेरोक्रोमैटिन और दूसरे को बोलते हैं यूक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन मतलब अगर हम लोग स्टेनिंग करेंगे, मतलब स्टेनिंग का मतलब जब हमको माइक्रोस्कोप में देखना है तो उसके ऊपर कुछ केमिकल डालते हैं ना, जिससे नॉर्मल डीएनए का कुछ कलर होगा जो दिखेगा नहीं, हम लोग उसमें क्या करते हैं? कुछ कलर ऐड कर देते हैं, ताकि डीएनए क्या करे? उस कलर को अपने एब्जॉर्ब कर ले और वो पर्टिकुलर कलर हमको अपने माइक्रोस्कोप में दिखने लगे। तो उसी को प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेनिंग। तो जब स्टेन करेंगे डीएनए को, तो जो तुम्हारा हेटेरोक्रोमैटिन वाला पार्ट होगा वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का दिखेगा। ठीक है, हेटेरोक्रोमैटिन वाला जो पार्ट होगा डार्क कलर का दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखो जितना ज़्यादा कंडेंसेशन होगा उतना ज़्यादा ये कलर लेगा ना अपने अंदर। जितना ज़्यादा कंडेंसेशन उतना ज़्यादा कलर लेगा, तो उतना ज़्यादा डार्क दिखेगा। जितना कम कंडेंसेशन उतना कम वो कलर लेगा, तो इसलिए उसका कलर जो है लाइट कलर दिखेगा। चलो मान लो डीएनए कलर लाल कलर का दिख रहा है, तो जब कंडेंस फॉर्म में दिखेगा तो एकदम डार्क रेड दिखेगा। और अगर मान लो ये मतलब हेटेरोक्रोमैटिन के चांस में, और यूक्रोमैटिन जब खुला हुआ होगा डीएनए तो उस कंडीशन में ये लाइट कलर का दिखेगा, तो लाइट रेड यानी पिंक कलर टाइप में दिख जाएगा। तो हम ये देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा पार्ट यूक्रोमैटिन है और कौन सा पार्ट हेटेरोक्रोमैटिन है। यूक्रोमैटिन ही ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मतलब प्रोटीन सिर्फ यूक्रोमैटिन से बनता है, हेटेरोक्रोमैटिन से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसको मिटाएं? बना लियो सब लोग? बना लो बना लो। तो तुम लोग को अगर पूछा जाएगा कि सबसे डीएनए बनाना है तो डीएनए बनाने की शुरुआत कहाँ से करनी है, तो शुरुआत बता सकते हो एकदम लाइन से? बता, तो तुम बता सबसे पहले कैसे बनेगा? सबसे छोटी यूनिट अगर तुमसे पूछ लें
कि क्रोमोसोम की सबसे छोटी यूनिट बताओ। क्रोमोसोम को बनाने के लिए हमको सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? हाँ, किससे? डीएनए से। चलो डीएनए से और नीचे जाओ। डीएनए तो ठीक है, चलो अगर यूनिट बोलोगे क्रोमोसोम की तो डीएनए होगा। ये बोला क्रोमोसोम को हमको बनाना है, हमको सबसे पहले क्या क्या लेना पड़ेगा? चलो तुमको क्रोमोसोम बनाना है तो तुमको क्या क्या इकट्ठा करना पड़ेगा? शुगर चाहिए, फॉस्फेट चाहिए और नाइट्रोजनस बेस चाहिए। ठीक, पहला काम करेंगे तो सबसे छोटा होगा क्या? शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। फिर उन तीनों को मिला के क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड फिर आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन बनेगी, फिर एक दूसरी चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो फिर क्या बनेगा? डीएनए बन जाएगा। फिर डीएनए बनेगा ना? नहीं समझ में आया? क्या चीज? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो चेन्स, बहुत सारी नहीं, एक न्यूक्लियोटाइड। देखो एक न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड हो गया और इसकी ढेर से लंबी सी चेन हो मान लो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्योंकि एक साथ में ढेर सारी न्यूक्लियोटाइड है ना, तो पॉली मतलब बहु होता है, बहु मतलब एक से ज्यादा अगर न्यूक्लियोटाइड हो तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दूसरी चेन, दो चेन मिला के क्या बनाएंगे? डीएनए बनाएंगे। फिर डीएनए बन गया ये, फिर डीएनए को थोड़ा कंडेंस करेंगे तो तुम्हारा क्या न्यूक्लियोसोम बनेगा सबसे पहले। ठीक, न्यूक्लियोसोम और मतलब ये जिसको हम लोग क्रोमैटिन लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो पहला सबसे इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, फिर और कंडेंसेशन होगा तो थोड़ा क्या पहले सिंपल की बात आप सोच सकते हो कि पहले यू क्रोमैटिन बनेगा। इसको ऐसे लिख लो, यहाँ से यहाँ तक यू क्रोमैटिन, यू क्रोमैटिन, यू क्रोमैटिन। ठीक है, और इसके आगे ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा वो क्या जाएगा? हेटेरोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन एक नाम है क्रोमैटिन का। यू क्रोमैटिन मतलब यू को यूज किया जाता है जनरली हम लोग ट्रू के लिए। ट्रू मतलब समझ रहे हो? रियल। ठीक है, जैसे मतलब यू बैक्टीरिया बोलते हैं ना, यू कैरियोटिक बोलते हैं, यू कैरियोटिक बोलते हैं, यू बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे हैं। यू मतलब कि जो रियल में हो, ठीक है, और ऐसे प्रो मतलब यू से जो मतलब एकदम मेन वाला जो अभी होना चाहिए वो, और उससे जो पहले वाले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रो कैरियोटिक बोल देंगे। ठीक, इसी तरह यहाँ पे यू कैरियोटिक मतलब जो तुम्हारे क्रोमैटिन का काम है, यू क्रोमैटिन में जो क्रोमैटिन का मेन काम है ये यही करेगा। क्योंकि क्रोमैटिन का मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस कराना ना। जी सर। अब हमको क्या डीएनए में कोई कैरेक्टर होता है वो दूसरे जनरेशन में जाता है, और दूसरे जनरेशन में वो कैरेक्टर कैसे दिखेगा? जब उस कैरेक्टर के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसाइज होगी तभी तो बनेगा। मान लो जैसे मेरी नाक लंबी होनी थी, ठीक, तो लंबी नाक के लिए जो जीन बनना था वो मेरे डीएनए में उसका कोड रहेगा सिर्फ ना। वो कोड क्या करेगा? आरएनए बनाएगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, उसी प्रोटीन की वजह से मेरी नाक बड़ी, मेरी नाक छोटी, टेढ़ी, चपटी जैसे भी होनी होगी उस प्रोटीन की वजह से होगी ना। तो मेन काम क्या है? प्रोटीन बनाना है। ठीक, प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन सिर्फ यू क्रोमैटिन बनाएगा। हेटेरोक्रोमैटिन क्या है? प्रोटीन नहीं बनाएगा कि बहुत ज़्यादा कंडेंस रहता है एकदम। अब मान लो कोई काम हमको यही धागा है मुझे, अब इसका यूज़ करके, इस धागे का यूज़ करके हमको आरएनए बनाना है, तो नॉर्मल खुला रहेगा तभी बना पाएंगे ना, ऐसे उलझा रहेगा और हमको इतने पार्ट का बनाना है, मान लो इस छोटे से पार्ट का यहाँ के इसी पार्ट का बनाना है, पर उलझा रहेगा तो हमको दिक्कत होगी ना बनाने में। पर इसको हम लोग पहले क्या करेंगे? थोड़ा सा खोलेंगे, खोलने के बाद तब ना इसको क्या कहते हैं? इसका रेप्लिकेट दूसरा वाला इसका कॉपी बनाएंगे। इसलिए जब ज़्यादा कंडेंस रहता है उसको हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं, जो कम कंडेंस है, खुला हुआ है, उसको हम लोग यू क्रोमैटिन बोलते हैं। तो ये क्या होता है तुम्हारा? इसको हम लोग यू क्रोमैटिन बोलते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब प्रोटीन बनाने का जो तरीका है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। जब आरएनए का यूज करके प्रोटीन बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने का तरीका। ठीक, जब आरएनए का यूज करके हम लोग प्रोटीन बनाते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन किसके में होगा? यूक्रोमैटिन में होगा। और एक और कैरेक्टर यूक्रोमैटिन में क्या है? ये लाइटली स्टेन, लाइट कलर, लाइट कलर। ठीक, जब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये लाइट कलर का होगा, और ये हेटेरोक्रोमैटिन कैसा होगा? डार्क कलर का होगा। और ये कैसा होगा? ट्रांसक्रिप्शनली
इनएक्टिव। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, मतलब आरएनए से प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और ये यूक्रोमेटिन आरएनए से प्रोटीन बना लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब नहीं समझ में आया अभी? देखो दो तरह के क्रोमेटिन होते हैं, ठीक? एक को हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरे को बोलते हैं यूक्रोमेटिन। हेट्रो में क्या होता है कि चीज़ें उलझी हुई हैं, ठीक? अब ये मुझे इसकी कॉपी बनानी थी, इस वाले पर्टिकुलर की, ये धागा है, ये आपस में ऐसे उलझा हुआ है, बीच में कहीं छुपा हुआ है। अब इसको हम लोग इसकी कॉपी बनाने के लिए इसको देखना पड़ेगा, तो ये हम देख ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे छुपा हुआ है, आधा पार्ट दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस ऐसे वाले सिस्टम को बोलेंगे हम लोग हेट्रोक्रोमेटिन। पर अगर ये थोड़ा सा खुल जाए, कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाए, इस तरह की कंडीशन बन जाए, तो इसको हम लोग बोल देंगे यूक्रोमेटिन। अब ये बन गया, तो इसका कॉपी हम फटाक से इसकी दूसरी कॉपी यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, ठीक? तो हम लोग बोलते हैं यूक्रोमेटिन जो थोड़ा खुला हुआ, ठीक? और हेट्रोक्रोमेटिन जो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ, बहुत ज़्यादा कंडेंस। ये ज़्यादा कंडेंस है ना, तो ये हेट्रोक्रोमेटिन में आएगा। ये लोग कम कंडेंस है, तो ये लोग यूक्रोमेटिन में आएंगे। और जो यूक्रोमेटिन में आएगा वही प्रोटीन बना पाएगा, जो हेट्रोक्रोमेटिन में आएगा वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। सर एप्लीकेशन यहाँ पे होगा? कहाँ पे? इसमें कहाँ पे होगा बताओ? एस पेज में। हाँ, एस पेज में कौन सा फॉर्म रहेगा? एस पेज में बताओ कौन सा फॉर्म रहेगा? क्रोमेटिन वाला फॉर्म रहेगा ना, ये वाला रहेगा, ये वाला फॉर्म रहेगा, इसमें बनेगा, या फिर थोड़ा इन दोनों के बीच वाला फॉर्म रहेगा, इसमें बनता है। क्या ये इसका काम याद है क्या होता है? क्रोमोसोम का काम बताओ, मैं पढ़ा चुका हूँ। क्रोमोसोम का काम क्या होता है? नहीं कह रहा है सर, ये मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में इसके कंडेंस हो जाता है, ताकि दो सेल्स बनती है ना, तो दो सेल्स में अगर ऐसे उलझा हुआ धागा रहे, ऐसे धागा उलझा हुआ रहे, ठीक है? और इनको अब हमको अलग अलग करना, तो बराबर इसको रेप्लिकेट के दो बार बराबर करना है, तो उल्टा सीधा आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। और एकदम इकट्ठा रहे, एकदम ऐसे पैक्ड रहे, एकदम फॉर्म में, ये अपना अलग और इधर दूसरा एक अपना अलग, तो इन दोनों को अलग करने में दिक्कत नहीं ना होगी। तो इसलिए ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में रहता है, दो सेल्स को हम लोग को डिवाइड करना रहता है ना मेटाफेज में। याद है मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज होता है, एक दूसरे साइड में जाता है, तो एक दूसरे साइड में जाता है। हाँ, सेल प्लेट होती है, इसीलिए पुरानी चीज़ें थोड़ी तो पढ़नी पड़ती हैं, तो याद रहेगा, ठीक है? इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई पॉइंट जो नहीं समझ आए फिर से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए का काम क्या होता है? ये इसका ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में हमको इजीली क्या करना है, ये होता है ना, यहाँ ये जाता है मेटाफेजिक प्लेट ऐसे बनता है, होती है, यहाँ पे क्रोमोसोम अरेंज हो जाता है, ऐसे क्रोमोसोम अरेंज हो जाता है, और यहाँ से हमारा सेंट्रोमियर आ जाता है। ये क्या करेगा, खींचेगा, तो टूट के पोर्शन यहाँ आ जाएगा, और ये एक साइड वाला ऊपर जाएगा। तो अगर ये ढीला रहता, इतना बड़ा सा रहता, तो ये सब हो पाता आसानी से। तो हमको डिवाइड करना है ना, इसलिए छोटे फॉर्म में हम डिवाइड कर लेते हैं, और एक काम करना होता है तो फिर इसको खोल लेते हैं। सिंपल सा थियरी। जब हेट्रोक्रोमेटिन में प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है? नहीं, इसीलिए बोला ना इनएक्टिव होता है, नहीं होता है। इसी को जब हम लोग खोल लेंगे तो फिर इसको करा लेंगे, ठीक? अब देखो तुम लोग को सिंपल तरीके से हम बताते हैं। तुमको कहीं जाना होता है तो तुम बैग में कपड़े पैक करके ले जाते हो ना, कपड़े को बैग में पैक कर लेके इजीली लेके जाओगे। अब तुम सोचो कि सारे कपड़े ऐसे फैला दें और उसको उठा के ऐसे कंधे पे लेके जाए, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, दिक्कत भी हो सकता है, कोई कपड़ा कहीं गिर जाए, समस्या है ना। तो वही काम होता है कि हेट्रोक्रोमेटिन में क्या है, चेंज करना है, तो क्रोमोसोम को आपस में बांटना है दो सेल के बीच में, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पैक कर लेते हैं। लेकिन घर पे रहते हैं, दो कपड़ा उधर, दो कपड़ा उधर, चार कपड़ा उधर फैलाए रहते हैं, क्यों? क्योंकि पहनना रहता है, डेली उसका काम रहता है, इसको हम लोग खोल के यूज़ कर लेते हैं, इसलिए। तो वही काम यहाँ पे डीएनए भी करता है, ठीक? अब आगे नेक्स्ट पे चलो, थोड़ा सा डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। इस डीएनए को थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ते हैं। डीएनए क्या है, डीएनए क्यों पढ़ा है, सानू की जाता है, सानू की मतलब है, ये सोचो जब डीएनए के बारे में पता ही नहीं होगा आपको, पता ही नहीं कैसा लगता होगा, कैरेक्टर ट्रांसफरेंस क्या क्या, तो डीएनए नहीं हो जाता तो कितनी समस्या होती है आज के टाइम में। बायोटेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है, चलो कोई नहीं, रहते हैं। डीएनए, अब देखो डीएनए में अगर हम डंबल नहीं डबल, ये एक है ना, देखो ये पूरा एक मोड़ है, बोल सकते हैं इसको
कितने कौन बोल सकते हैं ना, डीएनए एक बार मुड़ा हुआ है, ठीक, ये दूसरी बार मुड़ा हुआ है, फिर ऐसे ये तीसरी बार मुड़ेगा, ऐसे मुड़ता है ना डीएनए। जी सर। तो देखो एक पर्टिकुलर मोड पे इसको यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। PITCH पिच, ठीक, पिच, पिच ऑफ द डीएनए। वो क्रिकेट वाला पिच नहीं है, ठीक। इस पिच में जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर। कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की। और इसमें इस पिच में टोटल कितने बेसेस होते हैं? 10 बेस पेयर इस पिच में पाए जाएंगे, ठीक। टोटल कितने बेस पेयर पाए जाएंगे? 10 पाए जाएंगे। तो अच्छा तुम लोग बता सकते हो फिर दो बेस पेयर के बीच में की दूरी कितनी होगी? दो बेस पेयर 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। पर नैनोमीटर में लोग बात कर रहे हैं ना, नैनोमीटर बताओ। एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में डिफरेंस बता दो। थोड़ा सा क्या है डिफरेंस मतलब? हाँ देखो नैनोमीटर को लिखते हैं 10 to the power -9 और एंगस्ट्रॉम को लिखते हैं 10 to the power -9। तो हम लोग नैनोमीटर में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा ना 34 बोलने में। ये 34 पूरा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये पूरी दूरी कितनी होगी? 34 हो गई, सॉरी 34 3.4 है। तो एक के बीच में जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? मतलब दो बेस पेयर की 0.34 नैनोमीटर। जी सर। हो सकता है ना, यही है ना? क्या जाता है? सही तो नहीं होगी फिर अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा? ये चेन पूरी बनी है, ये किसकी बनी है? इसको हम लोग बैकबोन बोलते हैं। कल बताया था बैकबोन किसकी बनी होती है? डीएनए आधार बोलते हैं ना, डीएनए का आधार किसका बना होता है? अभी बताएंगे तुम लोगों को। शुगर प्लस फॉस्फेट और नहीं होता है? हाँ? अरे वो अलग स्ट्रक्चर बनाया मैंने वैसे, शुगर को फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये स्ट्रक्चर बनाया ना, उसका यहाँ पर हमने जोड़ दिया था, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन। तो बोला था ये क्या है? ये आधार है। कॉपी खोल के देखो, तो याद नहीं है तुम लोग को तो फिर क्या करें। तो ये जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है? शुगर और फॉस्फेट का बना है, और नाइट्रोजन बाहर की तरफ निकले हुए रहेंगे। अब देखो कैसे क्या होगा। अगर मान लो हमको ये पता चल गया कि हमारे बॉडी में 3.3 × 10 to the power 9 इतने बेस पेयर है हमारे बॉडी में, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करो। 0.34 से किससे? 3. मैं देख लूँ कुछ गलत नहीं बता रहा। 0.34 नैनोमीटर सही बताया, चलो डाटा गलत तो नहीं हो गया? हाँ ठीक। तो अगर हमको कैलकुलेट करना है, अगर किसी का ये पता चल गया, ठीक, तो अगर हमको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं? कितना बेस पेयर है तो उस डीएनए का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब कितनी लंबा डीएनए होगा पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे? सिंपल सा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? 0.34 का, जितना आएगा उतना लगभग 2.2 मीटर के करीब आएगा। हमको एक हमारे बॉडी में जितना डीएनए उसका लेंथ में पता चल जाएगा। क्वेश्चन आया इस तरह निकालने के लिए। देखो ये पूरा टर्न है ना, इस टर्न को हम लोग पिच बोलते हैं। एकदम समझ में आया? इस टर्न को ये एक पिच बोले। इस पिच की लंबाई कितनी होगी? 3.4 नैनोमीटर। इसमें कितने बेस पेयर आएंगे? 10 बेस पेयर आएंगे, ठीक। और तो इसके इन दोनों के बीच में दूरी होगी कितनी हो जाएगी? 0.34 नैनोमीटर, ठीक। कंफ्यूजन तो कोई नहीं ना किसी को? सिंपल सा थियरी है कि अब डीएनए के बारे में पता है, और इस तरह के डीएनए को हम क्या बोलते हैं? बी टाइप ऑफ डीएनए। बी टाइप ऑफ डीएनए जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं बी टाइप ऑफ डीएनए। हाँ, बी टाइप ऑफ डीएनए, बीटा नहीं है, बी है। अब देखो फिर कैसे मान लो यहाँ पे
2 mm क्या है? ऐसे यहाँ पे बेसिस पड़े होंगे, ठीक। अब देखो अगर मान लो ए है एडेनिन, तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा? यहाँ पे हमने ए लिख दिया तो यहाँ पे क्या होगा? टी होगा, थाइमिन। यहाँ पे हमने डी लिख दिया तो यहाँ पे क्या होगा? सी। तो देखो ए और टी के बीच में, ए और टी के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं और जी और सी के बीच में 3 होते हैं। और ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये याद रखने वाली चीज है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। मतलब कि ये ऐसे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। इन दोनों के बीच में कितने? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। फिर यहाँ पे लिख दिया ए जी टी, कुछ भी लिख दो। ए क्या है? यहाँ पे टी हो जाएगा, इन दोनों के बीच में 2 होंगे। यहाँ पे सी हो जाएगा, तो इनके बीच में 3 होंगे, ठीक है। ऐसे चलेगा। अब एक चीज ध्यान दे रहे हो कि ए क्या है? ए क्या है? प्यूरिन है कि पायरिमिडीन है? एडेनिन है। अरे यार तो प्यूरिन है कि पायरिमिडीन है? प्यूरिन है ना। ये किसके साथ बना? थाइमिन क्या है? पायरिमिडीन है ना। तो ये ध्यान देना है कि हमेशा जो है एक प्यूरिन अगर बॉन्ड बना रहा है तो किसके साथ बना रहा है? पायरिमिडीन के साथ बना रहा है। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है कि मतलब ए क्या हुआ? 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर है और टी क्या है? 1 रिंग वाला स्ट्रक्चर है। जी क्या है तुम्हारा? जी क्या है? मतलब 2 रिंग क्या है? और सी क्या है? 1 रिंग वाला स्ट्रक्चर। जस्ट अपोजिट कहीं उल्टा भी कर लो, मान लो यहाँ पे तुमने सी लिख दिया और यहाँ पे जी लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1 रिंग वाला स्ट्रक्चर और यहाँ पे 2 रिंग वाला स्ट्रक्चर। तो ये जो दूरी होती है हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब ऐसे देखने में लगता है ना दोनों पास पास हैं, पर रियलिटी में 3D डायग्राम देखेंगे तो इन दोनों के बीच में जो दूरी रहेगी हमेशा बराबर रहेगी, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है मतलब जी और सी के बीच, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है, ये हमेशा कितना रहेगा? बराबर रहेगा। यहाँ पे ये हमेशा कैसा रहेगा? बराबर रहेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं? ये सब पॉइंट है छोटे छोटे एनसीईआरटी में डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछता है, तो ये सब पॉइंट याद रखने हैं। इनके बीच में जो दूरी रहेगी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। फिर दूसरी चीज क्या है? जो भी बेस पेयर है जैसे ए है हमेशा जी के पास। अब देखो सिंपल और थोड़ा सा अगर हम लोग ये इधर और बताते हैं, स्टैकिंग समझते हो सब लोग? स्टैकिंग क्या होता है? व्हाट इज स्टैकिंग बताया है क्लास में? भूल गए? स्टैकिंग क्या होता है? हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़े थे, वहाँ पर स्टैकिंग की बात किए थे। सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्टैकिंग बोल देंगे। मान लो हम लोग लाइन से सारे डिस्टर एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये स्टैकिंग हो रहा है, ठीक है। ये तो क्या हो रहा है? एक दूसरे के ऊपर रखते जा रहे हैं चीज़ों को, तो स्टैक कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। फिर वही कहानी यहाँ पे है। तो जो बेस पेयर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं। ए है, जी है, सी है, ठीक है, टी है, तो इन दोनों ये कैसे है? ऐसे जैसे ये ए है, इसके जस्ट नीचे जी है, ऐसे कंडीशन नहीं आएगा। ए यहाँ है और जी ऐसे है, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक। स्टैकिंग का मतलब होता है जरूरी नहीं एक दूसरे के जस्ट एकदम सटे हुए रहे। ये मतलब ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसके ऊपर ऐसे बराबर दूरी, दोनों के बीच में क्या है? दूरी हमेशा बराबर है, इसको भी स्टैकिंग बोलेंगे, ठीक। तो हमेशा क्या होता है? जो बेस पेयर होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, हमेशा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन किया रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि ये जी मतलब ये ऐसे होना चाहिए ना, कहीं ऐसा नहीं कि ये यहाँ हो गया, ऐसा नहीं कुछ होगा, ये हमेशा इस कंडीशन में होगा। हम लोग बोलते हैं कि बेस पेयर एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे? स्टैक्ड रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए रहेंगे, ठीक। स्टैकिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होंगे, ठीक। तो बेस पेयर क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होंगे, ठीक। ये कैरेक्टर्स होते हैं तुम्हारे डीएनए के। चलो तुमको अगर हम कुछ क्वेश्चन दें लगा लोगे? होपफुली लगा लेना चाहिए। जेनेटिक्स के नहीं, इसी क्वेश्चन यहीं पे अभी तुरंत सॉल्व करते हैं ना। मैं तुमको देता हूँ, मान लो किसी का जीन, बेस पेयर का नंबर बता रहा हूँ। चलो ई कोलाई नाम सुना है सबने? इस्चेरिचिया कोलाई, इसके पास होता है 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर, लेंथ बताओ डीएनए का। दूसरा 5 × 174 एक बैक्टीरियोफाज है जिसके पास है 5386 न्यूक्लियोटाइड।
इसका लेंथ बताओ, चलो बताओ, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? दो क्वेश्चन होते हैं, इसका लेंथ बताना है। इकोलाई का और क्या कहते हैं 5 एक बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज याद है ना क्या होता है? क्या होता है बताओ? हाँ, जीवाणु, हाँ बैक्टीरियोफाज मतलब क्या होता है ये मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर रहता है, सिंपल वही, ठीक है। ये एक बैक्टीरियोफाज है, ये एक बैक्टीरिया है, इकोलाई एक बैक्टीरिया है। इन दोनों के हमने जीनोम बेस पेयर बता दिया, अब लेंथ बता दो दोनों का, बताओ आसान है। मोबाइल नहीं मिलेगा क्लास स्कूल वहाँ पे एग्जाम में। 1.564 into 10 to the power 6 nanometer. 1.5 तो मुझे भी कैलकुलेट करना है, मुझे भी अच्छा नहीं है। और सिंपल क्या करना है, मतलब सिंपल क्या करेंगे, ये है इसमें किससे गुणा किया 0.34 से, और इसमें यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड दिया है, बेस पेयर दिया था, न्यूक्लियोटाइड दिया था, तुम लोग कंफ्यूजन नहीं हुआ कि इसमें क्या करना है? एक न्यूक्लियोटाइड। हाँ अभी तुम लोग के सवाल का जवाब बताएंगे, परेशान मत हो। कुछ नहीं समझ में आया, सब चीज सर के ऊपर से गई तेरे गई सर न्यूक्लियोटाइड बता रहे 2 मिनट। सर ये निकालने अरे गई तो नहीं देखो सिंपल सा है, अगर हमको किसी का लेंथ पता चल जाए, मतलब यहाँ पे टोटल कितने बेस पेयर है, चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके टोटल बेस पेयर का नंबर हमने बता दिया कि 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर है। इतना मतलब समझे? इस चीज का मतलब समझे, मतलब इसमें जितने ए सी ऐसे करके है ना, टोटली गिनती करेंगे तो इतने आएंगे 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर। बेस पेयर क्यों बोलते हैं? ताकि वो ऐसे होगा ना, ऐसे ऐसे होता तो इस साइड में भी है, इस साइड में भी है। न्यूक्लियोटाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो 5 into 174 होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, तो एक ही रहेगा, जिसको बेस पेयर नहीं बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे नॉर्मली। हाँ अब हमने ये देखो, ये हमने बताया कि दो बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो हमको पता है कि इसके और इसके बीच में इतना डिस्टेंस है, तो इतनी लेंथ हो गई। अब हमको पता है ऐसे ढेर सारे जिनके बीच में क्या है डिस्टेंस फिक्स है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल साइन से 3.34 से मल्टीप्लाई कर दे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो जितनी वैल्यू आएगी लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है 1.564 1.564। ये आएगा एग्जैक्टली into 10 to the power 6 भी आ रहा है। अरे मूव कर लेता हूँ, यस यस आ रहा है ना। कैलकुलेटर लेके मल्टीप्लाई करना चाहो तो पूरा करना सबको आता है ना, 34 into 4.6। सर मल्टीप्लाई करो, आता है सबको मल्टीप्लाई करने के लिए? क्वेश्चन है आया हुआ है, मल्टीप्लाई आता है। आता है ना पक्का? ठीक है तो फिर कर लेते हैं ऐसे एग्जाम में जाके, वहाँ पे बहुत लोग बाय वालों को नहीं आता है, करिए सर हम ही करें मेरे उसके क्वेश्चन देखो, मतलब आता है लेकिन करो अब हमको पढ़ाना नहीं आता, मैथमेटिक्स हम करके बता देंगे। तीन के बाद 1.56 कौन बताया था? सही बताया। वाह सर गुणा करिए आप। नहीं मैं तो कर दूंगा, तुम लोग देखो हमको तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, करके अभी तुमसे देखेंगे। चलो इसका बताओ, अब इसका तुम बताओ, लकी बताएगा इसका 5386 से न्यूक्लियोटाइड है तो लेंथ कितनी होगी, जल्दी बताओ फटाफट। क्या इसकी गुणा करना है? जो भी करना है तुमको अभी बता दो कि क्या करना है। अरे तो उसकी कितने से गुणा करिए और बताओ सर। नहीं भाई मैंने बता दिया कि दोनों के बीच में हमेशा डिस्टेंस 0.34 है, तो उसी से हमेशा गुणा करना है, ये याद करके रखना है तुमको। करके बताओ। चलिए क्या क्या लिखा है? चलिए लिखना क्या क्या? ये 5174 जो है इसको बोलते हैं 5 into 174, ये नाम है किसका? एक बैक्टीरियोफाज। 5386 बैक्टीरियोफाज का, बैक्टीरियोफाज क्या होता है? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करेगा उसको बैक्टीरियोफाज बोलेंगे। सर इसकी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट। हाँ सिंपल सा। अब हमने बता दिया इसका एक पेयर है, सही है, इनके बीच में डिस्टेंस होगा तो पता चल जाएगा। सिंपल सा, वहाँ पे भी एक ही स्टैंड कर दिया हुआ है, यहाँ पे तो दोनों स्टैंड कर दिया नहीं है, यहाँ पे भी एक ही स्टैंड कर दिया है। सर
अगर ध्यान देना कहीं अगर लिखा होगा कि डबल जी आ गया। ठीक है बोथ स्टैंड कर दिया है तो पहले क्या करेंगे पहले डिवाइड कर देंगे दो भाग में। मान लो इसमें बोल दिया जैसे ह्यूमन का है 6.6 into 10 to the power 9 तो पहले क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे बोल दिया कि दोनों हैंड्स करके 2 से डिवाइड करके 3.3 आ जाएगा फिर 0.34 तो क्वेश्चन में ध्यान देना कि सिंगल स्टैंड का दिया है या डबल स्टैंड का दिया है। अगर डबल स्टैंड का दिया है तो 2 से डिवाइड करके उसके बाद 0.34 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंगल स्टैंड का है तो डायरेक्ट 0.34 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब न्यूक्लियोटाइड का मतलब सिंपल सा कि एक साइड का है इधर है ही एक ही है ये मतलब ये आरएनए है और यहाँ पे देखो ऐसे 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 बड़ा हुआ बेस सिंपल है। इसको न्यूक्लियोटाइड की देंगे तो इसको कुछ नहीं करना इसमें डायरेक्ट पूरा कर देना है 0.34 सर सिंगल की 3.4 का करना पड़ेगा ना 3.4 नहीं और 0.34 है। अरे हाँ सर वही हाँ और डबल अगर डबल है तो पहले जो भी दिया रहेगा अमाउंट उसको 2 से भाग दे देंगे फिर उसके बाद इसी से मल्टीप्लाई दोबारा करेंगे। पहले डिवाइड ऐसे नहीं कर सकते 3.4 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली 3.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो गलत नहीं हो जाएगा सिंगल का ही आएगा वो 10 हो जाएगा कैसे वही आ जाएगा वो 10 से मल्टीप्लिकेशन कर रही हो। अब इसको करो 3.4 को और आधा करके फिर करो उतना कहाँ दिमाग लगाना सिंपल करो ना उसको। हाँ अगर दिया है अगर कुछ नहीं दिया है तो 0.34 लगाएंगे। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन तुम्हारे लेवल पे नहीं पूछेगा पर कभी कभी जैसे मैंने बताया था ये बी टाइप के डीएनए के बारे में बताया था बी टाइप के डीएनए जितने होते हैं उसमें 0.34 का ही डिस्टेंस होता है। ठीक तो तुम्हारे कोर्स में जो बी टाइप का डीएनए तो तुम्हारे में अपने आप ये करना अगर कहीं दे दिया है कि बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस इतना तो तुम लोग होशियार हो तो 3.4 वो वैल्यू रख सकते पर पूछेगा नहीं तुम लोग के केस में निकला कि नहीं इसका मैंने निकाला तो क्या कहाँ निकाले दिखाओ सर ये 183 नहीं निकाले कहाँ वो देखो आंसर बता रहा हूँ। ये सर solution 1.7890 अच्छा 1.831 जब 7 आएगा कितना आया आंसर इसका दूसरे वाले का 1 कितना 1.18 नहीं वो दिख रहा है तुम कौन से निकाले वो एक स्टेप में गुणा नहीं होता है हमको नहीं पता इतने तेज नहीं हो तुम चढ़ के अगर रहते ध्यान नहीं बैठे रहते ठीक है वो तो जो काम तुम कर रहे हो वो कर चुके हैं ठीक है हम भी उसी एज से निकले हैं इसलिए कह रहे हैं मोबाइल का यूज ना करो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो एक बार क्लियर हो गए गुड़ा ही नहीं कर पा रहे वहाँ फंस गए तो हो गई कहानी खत्म। आसान क्वेश्चन 2 नंबर का जो सबको लेके आ रहा है 4 नंबर होता है ना क्वेश्चन का तो 4 नंबर क्वेश्चन जो सब मार ले रहे हैं वो हम गलत करके आ जा रहे हैं क्यों क्योंकि गुड़ा नहीं आता है इसलिए हम कह रहे हैं चलो ठीक है आगे चलते हैं। सर इसका कितना हुआ 174.9 इसका हाफ कर दिया मैं आप जल्दी क्या है क्वेश्चन कितना था ये वाला सर बैक्टीरिया ये 1.74 कहाँ से आ गया तुम्हारा 174 अरे यार इसका नाम है बैक्टीरियोफाज का नाम है 5 × 174 न्यूक्लियोटाइड का नंबर इधर दिया है 5386 सर इसका भी करना होगा नहीं इसको यार ये नाम है अरे जैसे इसका नाम इकोलाई है ना वैसे इसका नाम है 5 × 174 हाँ ये नाम वायरस का नाम होता है किसकी नाम वायरस है ये कहाँ पाया जाता है? ये वायरस है इकोलाई बैक्टीरिया है और ये वायरस है 5 × 174 एक वायरस का नाम है जो कि दूसरे बैक्टीरियो पे अटैक करता है जेनेटिक कॉम्बिनेशन में पाया जाता है वायरस है सिंपल ज़्यादा दिमाग मत लगाओ सर आ गया 183.1.24 नैनोमीटर। ठीक है अरे ई कोलाई मत डालना ई कोलाई मत डालना ये तुम को डाटा याद करना है 1-2 डाटा और लिखवा देते तुमको एग्जैक्टली याद करना है। सर विजय की मल्टीप्लाई गलत होगी सर। बताओ ऐसे कैसे होगा विजय आसान क्वेश्चन गलत कर क्या होगा सर क्वेश्चन दे रहे हो सर? नहीं नहीं ये याद करना है रट्टा मारना ये चारों अच्छा सर जी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि कितने पेज में
क्योंकि ये 4 जो है ये देखो ये हैप्लॉइड का है। डिप्लॉइड का क्या करेंगे, अगर हैप्लॉइड दिया तो डिप्लॉइड का निकालना है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है ना। तो ये तुम लोग अब ये देखो ये हैप्लॉइड है, ये है, इसका तो टेंशन ही नहीं। जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड वर्ड दे दिया मतलब ये हैप्लॉइड है, वो ऑर्गेनिज्म ही है, मतलब हैप्लॉइड है, मतलब उसके पास एक ही आरएनए है। सर ये क्या है, बेस पेयर नंबर है? उसको याद करना, रट्टा मारना है। एनसीईआरटी में 4 दिया तो 4 ही रट्टा मारो। कौन सा हैप्लॉइड है, कौन सा डिप्लॉइड है, मैंने बोला जब न्यूक्लियोटाइड लिखा रहेगा तब ये हमको पता चल जाएगा कि वो ऑर्गेनिज्म में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जा रहा है। अगर बेस पेयर के फॉर्म में लिखा है तो मतलब है वो डबल स्ट्रैंडेड, पर ये दिया किसका है, एक स्ट्रैंड की वैल्यू दी हुई है, समझ गया ना। बेस पेयर, अरे भाई सिंपल है, बेस पेयर तभी होगा ना जब ये दो आपस में इसको ये बेस पेयर तब बोलेंगे, और न्यूक्लियोटाइड तब बोलेंगे जब ये सिंगल एक ऐसा है तो सिंगल है। ये एक्स पेयर है क्या? बेस पेयर है भाई, बेस, ये ह्यूमन है भाई, ह्यूमन लिखिए, ये लेम्डा है, ये लेम्डा है भाई, इसको लिख लो तुम लोग, इसको लिख लो लेम्डा, LAMBDA। लेम्डा इसको लिख लो 5, मान लो ये लिख लिया, उसको याद ही नहीं बोलना क्या है, सर वो बोला और काट दिया है, बोले सर ऐसा करके बनाया था आपने। क्या चीज, ये 4.6 है, नीचे वाला 48502 पॉइंट नहीं लगा इसमें। लेम्डा नाम रखे हैं, लेम्डा जानते हो ना, सिंबल्स होते हैं ग्रीक लेटर्स में, जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं ना। गोंद तो नहीं है, गोंद है किसी के पास? हाँ सर, तो स्टेप दीवार में लिखेगा। हाँ? क्या नहीं, ये वायरस का नाम है, कीवाड़ू का नाम है। तो हम लोग क्या है, जैसे ABCD होता है हम लोग के इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वैसे जो ग्रीक अल्फ़ाबेट है, जो लैटिन अल्फ़ाबेट है, उसमें क्या होता है, लेम्डा होता है, थीटा होता है, बीटा होता है, ये सब वर्ड्स ना, अल्फा बीटा गामा, ये सब का उनके ABCD है। तो उनको हम लोग अपने, वो लोग बनाए साइंस, तो वो लोग अपने हिसाब से इसका नाम रख दिए, अल्फा रे, बीटा रे, तो गामा रे रखे हैं ना, क्यों रखे हैं, वो चीज़ें वही हैं, ABCD हैं, बस उनका नाम उन्होंने इसलिए रख दिया कि उन्होंने बनाया तो अपना अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे ना। हम बनाए थे तो क ख ग घ रखे होते, क्या हम बनाए नहीं। अब हम लोग अगर बनाए होते पहले के टाइम में तो हम लोग क्या नाम रखे होते, क रेखा, ख रेखा, ऐसा कुछ बनाए होते, लेकिन हम लोग नहीं बनाए। तो वो लोग कौन बनाए, लैटिन वाले बनाए, ग्रीक्स, तो ग्रीक्स बनाए तो लैटिन का यूज़ किया, तो लैटिन में अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा जो भी वर्ड होते हैं वो यूज़ किया उन्होंने। तो ये सिर्फ क्या है, एक सिंबल है। उन्होंने सबसे ठीक, कितना टाइम हुआ अभी हमारे पास है? 10 मिनट। सर आपको टेस्ट करवाने वाले टेस्ट है ना, 4:30 बजे से था, तो उसमें से एक छोटा सा एक चीज़ और देख लेते हैं, चार का 4:30 बजे आ ही नहीं है, आधे घंटे तक। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है चारगाफ, उन्होंने ये नियम दिया जिसको बोलते हैं चारगाफ का नियम या चारगाफ रूल। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था चारगाफ, उन्होंने नियम दिया जिसको बोलते हैं चारगाफ का नियम या चारगाफ रूल। उन्होंने क्या कहा, जो A किसके साथ करेगा, B के साथ, कुछ अच्छा वो सोच समझ के बोला करो, और G किसके साथ करेगा, C के साथ। एक ऐसी कंडीशन रहेगी। हाँ सर, तो तुम लोग इधर ध्यान दो, वो अपना काम कर रखा है, परेशान हो तुम लोग। तो ये रहेगा किसका नंबर रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कौन सा वाला सर? सिंपल सी बात है, A/T इक्वल टू G/C इज 1। यही चारगाफ का रूल है। क्या है, जितना नंबर A का रहेगा डिवाइडेड बाई T, वो हमेशा किसके बराबर है, G/C के, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1 रहेगा। ठीक, तो A/T इक्वल टू G/C इक्वल टू 1। ये कौन बोला है, चारगाफ ने बोला। चारगाफ एक ऐसे साइंटिस्ट है, इन्होंने एक नियम दिया। उन्होंने क्या किया, डीएनए की केमिकल एनालिसिस की, उनका जो रासायनिक था उसको उन्होंने जांच किया। उसका जांच करने के बाद उनको ये मिला कि
जितना ए एडेनिन और थाइमिन है, ठीक है, उतना ही क्या है गुआनिन का साइटोसिन। तो नियम बना दिया, ए मतलब एडेनिन का जितना नंबर होगा डिवाइडेड बाई थाइमिन का जितना नंबर होगा वो किसके बराबर होगा, गुआनिन बाई साइटोसिन के बराबर होगा। और इन दोनों की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 होगी। मतलब कि सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं अगर एक सेल में 3, 7, 8, 9 और यहाँ पे तुम्हारा 7, 4, 8 कुछ ऐसा नंबर है, ठीक, तो इसका रेशियो कितना होगा, सर इसका 0 पॉइंट में आ रहा डिवाइड मतलब सिंपल सा देखो, मान लो हमने रख दिया कि इसका कोई हमने ए की वैल्यू में दी ना, टोटल ए की डीएनए में 36 है, ठीक, तो ए की वैल्यू 36 है, टी की वैल्यू कितनी होगी, हाँ नहीं, अगर ए की वैल्यू 36 है तो टी की वैल्यू कितनी होगी, 36 होगी ना, हमेशा जितना ए रहेगा उसी को पॉइंट करेंगे, 36, ठीक है। और जी की वैल्यू कितनी है 36, तो कुछ जरूरी नहीं है कि जी की वैल्यू भी 36 रहे, ये ऐसे रह सकता है, हो सकता है ये 72 रहे और ये फिर तब ये जब जी की वैल्यू 72 है तो सी की वैल्यू कितनी होगी 72 होगी, मतलब आमने सामने वाला, तो ये क्या होगी, हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1, समझ में आया कि नहीं, हाँ वैल्यू मैंने ऐसे हाइपोथेटिकल कोई भी वैल्यू लिया है कि मतलब, हाँ मान लो अगर किसी में कोई भी वैल्यू मान लो x मान लिया यहाँ पे, ठीक, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे तो x भी होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा, तो ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, 2x के फॉर्म में रहेगा या 3x के फॉर्म में रहेगा, जो मान लो इसको मान लिया कि ये 3x है, ठीक, तो ये भी कितना रहेगा नीचे वाला, ये भी हमेशा 3x रहेगा, तो टोटल ये कट गया 1 आ गया, ये कट गया 1 आ गया, टोटल हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 ही रहेगी, ठीक है, क्लियर है। तो यही इन्होंने किसने बताया था, चारगाफ ने बताया था। ये चारगाफ का रूल हमको याद करना, इस पे भी क्वेश्चन लगते हैं, ये नियम हमको याद करके रखना, अभी क्वेश्चन इस पे सॉल्व कराएंगे। तो चारगाफ का रूल क्या है, a/d = g/c = कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1, ठीक, सर जी टेस्ट कर लेते हैं, सर जी तो इसकी रियल वैल्यू कुछ नहीं है, नापनी पड़ेगी, जोड़ना पड़ेगा हमको, एक किस डीएनए, हर डीएनए में क्या करते हैं वैरी करेगी ना, हमारा डीएनए में कुछ और रहेगा, उनके डीएनए में कुछ और रहेगा, हमारे डीएनए में कुछ और रहेगा, तो हमको क्या करना है, उसको खोल के उसका केमिकल एनालिसिस करेंगे, फिर नाप लेंगे, इतना हमें करना नहीं है। नहीं स्टार्ट मत करो, जब सबको मिल जाएगा तो स्टार्ट करना, किसी नहीं किसी को, सब लोग नाम बस अपना लिखो। चर्चा करना, चर्चा कर लो, हम सब बंधु को बैठाएंगे। स्टेपल करते जाता है, जरूरी है टेस्ट देना, नहीं जरूरी नहीं है, तुम्हारी इच्छा है, पेपर लेके घर जाओ, इसी में मार्क नियम जानते हो ना कैसे मार्क करना है सब लोग, सर इसमें कैसे अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, मिल जाए उसके बाद कितने क्वेश्चन है, जोड़ लो कितने हैं, सर वो भी हमें करना पड़ेगा, क्या करें सब हम ही करके सॉल्व नहीं करते हैं। सर ये क्वेश्चन आप कराओगे, वो भी देखते कितने लोग सही करोगे, सर कौन सा यहाँ से करें क्या 1 2 3, आपका ज़्यादा मेहरबानी है, बट सर ये वाला तो क्वेश्चन हम लास्ट में आना चाहिए, और भी खिलाएंगे तोड़ तोड़ के।
कितने लोग बचे? सर हमें दे रहा है इसको भी दे दो भाई, इसको दे दो, थोड़ा साथ रहेगा उसका। क्वेश्चन का नंबर नहीं है अभी तुम पहचानते हो ना कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर पे है? बस सर नाम कितने नंबर के चाहिए? सबको तुम लोग को मिला पेपर? हाँ सर कितने नंबर के चाहिए? नाम लिखो और हम लोग अपना अपना नाम लिखेंगे। दूसरे बहुत लोग लिख देते हैं भाई। सर एक दो वाला चैप्टर जब करवाया इसी में गड़बड़ ना हुआ है। देखना किसी में अगर 2 पेज चला जाएगा तो बताना। कम हो गया कम होगा कम नहीं हुआ है, 1 पेज इधर उधर हो गया। इसमें ये वाला हिंदी में कहाँ पे हिंदी का इंग्लिश? ये वाला नहीं है सबका होगा। इसका होगा थोड़ा इधर उधर होगा। सर ऐसा नहीं होगा ये ऐसा नहीं होगा। ये लिखा हुआ है एक क्वेश्चन को बस यहाँ पे बता दो होगा, फिर से इंग्लिश दोनों में होगा, बस एक क्वेश्चन इधर होगा। लेट हो रहा था जल्दी जल्दी आने के लिए, जल्दी एक क्वेश्चन चलो अब स्टार्ट कर देंगे। चलो पीछे ले जाइए। सर आगे पीछे ऐसा लिख देंगे इसमें सर काफी आगे बोलना है इसमें जो है और रिसेसिव के कौन सा चाहिए ए और बी पहचानना है। रिसेसिव मतलब होता है और बात कहते हैं इसका हो जाए कॉपी जमा करे जाए। बंद कर दो, तुम्हें जो करना हो करो, बस नकल नहीं करना, बाकी जो करना हो करो। 100 के पेपर देना है, 9 के पेपर देना है, उल्टा लटक के पेपर देना है, आजाद हो। बस नकल नहीं करना, बाकी सब करो।